मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरेरी मूवमेंट्स। तो लिटरेरी मूवमेंट्स के क्रम में रेनेसांस पीरियड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो रेनेसांस पीरियड था इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। इसमें सबसे पहला एलिजाबेथन एज जो था, उसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उनके जो मेजर वर्क्स हैं, हम लोगों ने देखा। ये एज 1558 से 1603 तक रहता है। रेनेसांस पीरियड की अगर बात की जाए तो वो 1500 से लेकर के 1660। तो रेनेसांस पीरियड में फिर एजेज हैं छोटी छोटी। तो एलिजाबेथ 1558 से 1603 देखा। जैकोबियन एज, जेम्स फर्स्ट का एज जो था 1603 से लेकर के 1625, ये भी हम लोगों ने क्लियर किया। जेम्स फर्स्ट के बाद फिर चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। उस एज को कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। 1625 से 1649। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है, ओलिवर क्रॉमवेल का पीरियड। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट उसने बनाई थी और वही उसका मेन हेड बना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें एक चीज़ और आपको बताई गई थी, यदि आपको ध्यान हो तो, वो ये था कि भाई ये जैकोबियन पीरियड जो 1625 तक है, इसमें से 1620 से लेकर के और यहाँ 1660 तक का एज एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग प्योरिटन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योरिटन एज। ये भी आपको बताया गया था, तो ये भी याद रखना है। तो प्योरिटन एज में अगर हम देखें तो 5 साल जैकोबियन पीरियड के आते हैं और ये पूरा कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड टोटल मिलाकर के रेनेसांस पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि रेनेसांस जो है वो बहुत पहले शुरू हो गया था। ठीक है, 1500 के आसपास इंग्लिश लिटरेचर पर इसका इफेक्ट देखा गया था। 1660 तक इसका इफेक्ट रहा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 1660 के बाद का जो पीरियड है उसको नियो क्लासिकल एज कहते हैं। और ये जो नियो क्लासिकल पीरियड है, इस नियो क्लासिकल पीरियड में कुछ अलग अलग से अलग एजेस हैं। ठीक है, इसको भी 2-3 भाग में बांटा गया है, इसको हम देखेंगे। नियो क्लासिकल क्यों कहा जाता है? अभी आपको बताया गया था कि जो आपका एलिजाबेथन एज था, ये रोमांटिक पीरियड था। जो लिटरेरी वर्क था उसमें रोमांटिसिज्म आपको दिखाई पड़ता था। जो नियो क्लासिकल एज है, यहाँ पर क्लासिसिज्म फिर से लौट करके आता है, पुनर्जीवित होता है। तो नियो क्लासिकल जो पीरियड है, इसमें 3 एज आते हैं अलग अलग। पहला रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से आते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि भाई इस एज में किंग को दोबारा से रिस्टोर किया गया था। दोबारा से किंग, अभी आप देख रहे हैं कि 1649 से लेकर के और आपका जो है 1660 का पीरियड है, वो कॉमनवेल्थ पीरियड था। वहाँ पर इंग्लैंड में कोई राजा नहीं था। दोबारा से फिर राजा को नियुक्त किया जाता है, राजा को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो वहाँ से आपका रिस्टोरेशन पीरियड, इसको नाम दिया गया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्टोरेशन पीरियड, और फिर हम पढ़ेंगे ऑगस्टन एज। ठीक है, जिसको एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है। तो इसमें जो 1660 से 1785 का एज है, 3 पीरियड बटे हैं। 1660 से 1700 तक रिस्टोरेशन पीरियड बोलते हैं। 1700 से लेकर के 1745 तक एज ऑफ पॉप बोलते हैं। 1745 से लेकर के 1785 तक एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो ये 3rd वीडियो है हमारा लिटरेरी मूवमेंट्स का। संभव है कि अभी एक और वीडियो बनेगा, ठीक है, इसी से संबंधित। तो फिर आपको बने रहना है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपना नोट्स कंप्लीट करें। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। तो रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो 1660 से 1700। ठीक है, नियो क्लासिकल एज में चूंकि हमको पढ़ना 1785 तक है, लेकिन अभी हम 1660 से 1700 तक, जिसको रिस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ रहे हैं। तो रिस्टोरेशन पीरियड में भाई देखते हैं, दिस पीरियड इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड बिकॉज इन दिस पीरियड, इसको रिस्टोरेशन कहा जाता है क्योंकि इस एज में विद द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की को रिस्टोर कर लिया गया।
माने राजा गद्दी पर पुनः बैठ गया, राजतंत्र आ गया। द इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन वाज रीस्टोर्ड, अंग्रेजी लिटरेरी जो परंपरा थी वो दोबारा से रीस्टोर हो गई। यदि आपको ठीक से याद हो तो 1642 में 14 जून 1642 में जो थिएटर से इंग्लैंड में वो बंद करवा दिए गए थे। थोड़ा सा पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है उसको इस वाले टॉपिक को बताते समय एक गलती हुई थी, मैं उसको सुधार रहा हूँ यहाँ पर। 1642 में जो प्योरिटन्स थे उन्होंने दबाव बना करके बंद करवा दिया था, जबकि मैंने उस वीडियो में किंग चार्ल्स फर्स्ट को बोल दिया था। ठीक है, तो 14 जून 1642 में जो प्योरिटन्स थे उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के थिएटर्स थे उनको बंद करा दिया। 1643 में एक लाइसेंसिंग ऑर्डर आया था कि मतलब अगर किसी भी राइटर को अपना वर्क पब्लिश कराना है तो फिर उसको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। स्वतंत्र रूप से कोई भी राइटर अपने वर्क को पब्लिश नहीं करा सकता था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों की राइटिंग पर एक नकेल कस दी गई थी, उस पर कंट्रोल कर लिया गया था, उसे रोक दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ में एक डेट और मैंने बताई थी इसी से रिलेटेड, यदि आपको याद हो 1644 में जॉन मिल्टन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आया था जिसको कहते हैं एरोपैजिटिका। ठीक है, तो एरियोपैजिटिका वर्क जो है उनका 1644 में आया था, जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया था उसके अगेंस्ट में उन्होंने लिखा था। तो इसलिए लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, दोबारा से स्वतंत्रता मिलती है। कब? 1660 में आकर के, चूंकि अभी प्रेस को स्वतंत्र नहीं किया गया था लेकिन राजा आ गया तो लोग स्वतंत्र हो गए थे थोड़ा सा। तो इन द कॉमनवेल्थ पीरियड चार्ल्स सेकेंड, आपको पता है कि जो कॉमनवेल्थ पीरियड था, चार्ल्स सेकेंड द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट एस्केप्ड टू फ्रांस। ये कॉमनवेल्थ पीरियड में जब चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया था, उसका सिर काट लिया गया था, उसका मर्डर कर दिया गया था, तो फिर जो इसका बेटा था जिसको चार्ल्स सेकेंड कहते हैं, ये इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस भाग गया था। भाई बाप की हत्या कर दी गई तो बेटा भी मारा जा सकता है, इसलिए फ्रांस चला गया। तो आफ्टर द डेथ ऑफ रिचर्ड क्रॉमवेल, आपको पता है 1649 से लेकर के 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल ने शासन किया। उसके 1658 में मरने के बाद 2 साल के लिए उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल जो है उसने शासन किया था। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू। तो जब इसकी भी डेथ हो जाती है 2 साल बाद, द पीपल ऑफ इंग्लैंड ब्रॉट हिम बैक एंड मेड हिम किंग ऑफ इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड के लोग थे वो चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था, कौन सा? चार्ल्स सेकेंड को वापस ले आते हैं इंग्लैंड और उसको गद्दी पर बैठा देते हैं, राजा बना देते हैं। कब ये बैठा भाई? ऑन May 29, 1660। ठीक है, 1660 में। तो चूंकि राजतंत्र मोनार्की रीस्टोर हो गया था 1660 में, इसलिए 1660 से जो एज आपका शुरू होता है उसको कहा जाता है रीस्टोरेशन पीरियड। अभी 1700 तक काफी उथल पुथल रहा, इसलिए पूरा ये आता है। तो देखते हैं, ही remained in power till his death in 1685, 1685 तक, मतलब 60 से 85 for 25 years वो अपने पावर में रहा। When James II, another son of Charles First, ascended the throne, फिर क्या होता है? जब इसकी डेथ हो जाती है, किसकी? चार्ल्स सेकेंड की, जिसको रिस्टोर किया गया था, फ्रांस से वापस ला करके बैठाया गया था गद्दी पर। तो जब ये इसकी डेथ हो जाती है तो फिर जेम्स फर्स्ट का दूसरा बेटा, देखिए जेम्स के 2 बेटे थे, आपको क्या करना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले एक तो जेम्स फर्स्ट तब था जिसको जैकोबियन पीरियड कहते हैं, फिर उसके बाद में जो चार्ल्स फर्स्ट है वो गद्दी पर बैठा। तो चार्ल्स फर्स्ट को विहेड कर दिया गया। चार्ल्स फर्स्ट के 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम जेम्स था और दूसरे का नाम चार्ल्स था। ठीक है, तो जो जेम्स
जो जेम्स एक बड़े बेटे का नाम था उसको जेम्स सेकेंड के नाम से कहा जाता है, वही गद्दी पर बैठा। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर चार्ल्स का दूसरा बेटा जेम्स सेकेंड जिसको नाम से कहते हैं, ठीक है, तो उसको गद्दी पर बैठाया गया। यदि आपको कन्फ्यूजन ना हो रहा हो तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। चार्ल्स फर्स्ट शासनकाल इसका कब से कब तक था? 1603 से लेकर के 1625 तक चलता है, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट। फिर इसके बाद कौन बैठता है? जेम्स फर्स्ट कब से कब तक? 1625 से लेकर के और 1649 तक, जब तक इसको बीहेड, इसको मार नहीं दिया जाता, एक्सक्यूट नहीं कर दिया जाता है। अब इसके दो बेटे थे, एक का नाम था जेम्स और एक का नाम क्या था? चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स, इसको भी याद रखेंगे। एक जेम्स था, एक चार्ल्स था। ये वाला चार्ल्स इस जेम्स का पिता था, ठीक है। तो ये जेम्स, इसको जेम्स सेकेंड के नाम से जाना गया, इसको चार्ल्स सेकेंड के नाम से जाना गया। तो जिस समय जेम्स फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया था तो ये जेम्स कहाँ चला गया? भाग गया था, फ्रांस। इसको ला करके जेम्स सेकेंड के रूप में बैठाया गया। फिर इसने 25 साल तक, मतलब कब तक? 1685 तक शासन किया। कब तक शासन किया? 1685 तक। जब इसकी भी डेथ हो जाती है तो फिर इसी जेम्स का जो दूसरा बेटा है जिसको चार्ल्स सेकेंड कहा गया, ये गद्दी पर बैठता है 1685 में। आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये गद्दी पर बैठता है कब? 1685 में। तो ही वॉज अ कैथोलिक। ये फिर से भाई कैथोलिक पैदा हो गया। ये किसको फॉलो कर रहा था? कैथोलिसिज्म को। अब ये जो आपने रिलीजन से संबंधित ये सारा मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। सबसे पहले इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म ही था। कैथोलिसिज्म को लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रोटेस्टेंट्स कहा जा रहा था, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम से पहले। और उन्हीं प्रोटेस्टेंट्स में जो हेनरी एट्थ है उसने भी प्रोटेस्ट किया, तो वो भी प्रोटेस्टेंट्स था। तो दोनों के बीच क्या है? संघर्ष चल रहा था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच। क्वीन एलिजाबेथ आती है तो क्वीन एलिजाबेथ क्या करती है? वो फिर भाई दोनों के बीच का एक रास्ता निकालती है, एंग्लिकनिज्म को लागू कर देती है। एंग्लिकनिज्म चलता रहा, तो उस समय पर एंग्लिकनिज्म भी चल रहा था, कैथोलिसिज्म भी चल रहा था और प्रेबिस्टेरियंस भी थे जो एल्डर्स को मान रहे थे, ये भी मैंने बताया था। लेकिन फिर क्या हुआ? एंग्लिकनिज्म को भी कुछ लोग सुधारना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि इसमें भी गलतियां हैं, तो जो लोग सुधारना चाह रहे थे उनको प्योरिटन्स कहा जा रहा था। तो इस एज में आप देख रहे हैं, इनसे पहले के एज में, माने जैकोबियन पीरियड से ही, जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है तो प्योरिटन्स का काफ़ी बोलबाला था। तो वही प्योरिटन्स चल रहे थे। प्योरिटन्स के ही एज में कैरोलिन एज भी आया और ये कॉमनवेल्थ पीरियड भी आया। उन्होंने ही मिलकर के उनको जो है बीहेड करवा दिया था जेम्स फर्स्ट को। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से वो बैठ गया, जेम्स फर्स्ट बैठ गया। जेम्स फर्स्ट बैठने के बाद क्या मतलब? वही एंग्लिकनिज्म या फिर मिला जुला करके सारा कुछ माना जाता रहा होगा, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही जेम्स सेकेंड आया, इसने फिर बहुत पुराना, मतलब ये चला गया उसमें, उस पीरियड में, क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड के पहले, फिर इसने कैथोलिज्म को फेवर कर दिया, कैथोलिक्स आ गए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर प्रोटेस्टेंट्स वांटेड टू डिथ्रोन हिम। अब कैथोलिसिज्म को ये लागू करना चाह रहा था, इसको मान रहा था, तो फिर जाहिर सी बात भाई, अभी प्रोटेस्टेंट तो शुरू से ही वो प्रोटेस्ट करने वाले, विरोधी जो तंत्र है वो तो बहुत पहले से, क्वीन एलिजाबेथ के पहले से ही चल रहे हैं। क्योंकि वो थोड़े दिन एंग्लिकनिज्म आया उस टाइम पर, वो शांत रहे, थोड़ा ठीक लगा, शांत रहे। लेकिन उन्हीं में से प्योरिटन्स भी आ गए, वो कुछ शुद्धता चाह रहे थे, कई ग्रुप बन गए। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स एकदम ख़त्म नहीं हुए, वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे कैथोलिसिज्म को। तो फिर जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो इसको क्या कर रहे थे? डिथ्रोन कराना चाहते थे कि इसको गद्दी से उतार दिया जाए। तो फिर क्या होता है? 1688 में ठीक इसका जो राज्य शुरू हुआ था 1685 में, ठीक है, जेम्स सेकेंड की मृत्यु के तुरंत बाद केवल 3 साल तक इसने शासन किया। कितने साल तक? 3 साल तक शासन किया। 1688 की डेट आप याद रखेंगे। 1688 में देयर वाज अ ग्लोरियस
रेवोल्यूशन, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो जाती है, एक क्रांति हो जाती है। और इस 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें किसी का कोई खून खराबा नहीं हुआ 1688 में। अगेंस्ट हिम, ये किसके अगेंस्ट में हुई थी भाई? ये चार्ल्स सेकेंड के अगेंस्ट में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। तो ही फ्लेड टू फ्रांस, जब रेवोल्यूशन हुआ तो डर तो था ही कहीं मार न दिया जाए, ये भी फ्रांस भाग गया। जब ये फ्रांस भाग जाता है तो वहां पर एक विलियम थर्ड था जो फ्रांस का राजा था, हस्बैंड ऑफ मैरी, ये मैरी का पति था, इसकी पत्नी का नाम मैरी था। मैरी कौन थी? ये मतलब जेम्स सेकेंड की बेटी थी। जेम्स सेकेंड की बेटी का मतलब क्या हुआ आप समझ गए? जो चार्ल्स, अभी चार्ल्स सेकेंड है, चार्ल्स सेकेंड, इसकी ये भतीजी थी, ठीक है, चार्ल्स सेकेंड की भतीजी थी। ये दोनों भाई भाई थे, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसकी भतीजी थी, उसका हस्बैंड कौन था? विलियम थर्ड फ्रांस में शासन कर रहा था। तो मतलब इसका होने वाला दामाद है ना, वो था, केम टू पावर, वो आया और उसने जब ये भाग गया तो फिर विलियम उस समय शक्तिशाली था फ्रांस का, इसका होने वाला दामाद, मतलब इसके, अब चूंकि दामाद उसका तो था नहीं तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसने बैठाया ला करके, ये नहीं चाहता था, ये तो खुद की गद्दी चाहता था, लेकिन विलियम ने वहां की सत्ता को कब्जा लिया। विलियम रूल्ड टिल हिज डेथ 1702। फिर विलियम ने इंग्लैंड पर, मतलब फ्रांस की सत्ता रही, विलियम की सत्ता रही कब तक? 1702 तक विलियम ने कब्जा करके रखा। तो ये अब चूंकि यहाँ तक तो अभी गद्दी संभली नहीं है, इसलिए ही इसको रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। अब इसकी मृत्यु के बाद फिर से अंग्रेजों का, अंग्रेज के रहने वालों का शासन होगा, इसलिए 1702 के बजाय 1700 तक काउंट कर लिया जाता है। मतलब 1660 से 1700 तक का जो पीरियड है उसको रिस्टोरेशन पीरियड, अभी तक रिस्टोरेशन का काम चल ही रहा है। तो वो वाला 1702 से जो एज होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इतना आप समझ गए। चार्ल्स जेम्स फर्स्ट सेकेंड का शासनकाल, जेम्स सेकेंड के बाद चार्ल्स सेकेंड का शासनकाल, फिर वो भी 3 साल के बाद भाग गया, फिर विलियम आया। तो ये जो पीरियड था इसके जो लिटरेरी फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड आर, इस पीरियड में किन किन चीज़ों ने लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया? ए जनरल रिएक्शन अगेंस्ट प्योरिटेनिकल रेस्ट्रेंट्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो प्योरिटन रेस्ट्रेंट्स थे, जो प्योरिटन्स थे, जो रुकावट अभी तक उन्होंने लगा रखी थी, अब चूंकि जेम्स सेकेंड बैठ गया है भाई गद्दी पर, कौन बैठ गया है? जेम्स सेकेंड। तो जेम्स सेकेंड के बैठने के बाद जो प्योरिटन्स की रुकावटें थीं, है ना, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में एक रिएक्शन आया कि भाई जितनी प्योरिटन्स ने रुकावट लगा रखी है, प्रेस रेस को रोक रखा है, इसको हटा दिया जाए। तो उसके विरुद्ध में लोग बड़ा मजबूत हो गए, ठीक है। प्योरिटन्स के जो रेस्ट्रिक्शंस थे, प्योरिटन्स के अगेंस्ट नहीं, उनके द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट में। 2 पॉलिटिकल पार्टीज, अब यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टी उभर करके आती हैं, एक द विग और एक द टोरी। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो रोमांटिक रिवाइवल है, उस एज के जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो किस वाली पार्टी के थे? कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, सर्च करिए। विग और टोरी 2 पॉलिटिकल पार्टी बन गई, वर फॉर्म्ड, ये आ गए भाई। अब ये कहाँ से बने? वही प्योरिटन से ही बने होंगे। तो द विग्स वर अगेंस्ट द किंग, ये जो विग्स थे ये राजा के विरोधी थे। एंड फॉर द प्रोटेस्टेंट्स, ये प्रोटेस्टेंट्स को मान रहे थे। किसको मान रहे थे? विरोध, जो कैथोलिक धर्म का विरोध करने वाले थे प्रोटेस्टेंट्स, उनके पक्ष में जो है वो विग बना। जो पार्टी आई वो कौन सी थी तो ये राजनीतिक पार्टी, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग भाई प्रोटेस्टेंट्स ही थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स थे और ये राजा के विरोधी थे। राजा के विरोधी क्यों? क्योंकि जो राजा था वो तो, अभी जो बाद में राजा आया वो क्या कर रहा था? वो तो भाई कैथोलिसिज्म को, तो ये विग के जो है वो थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, ये राजा के विरोधी थे। टोरीज दूसरी पार्टी सपोर्टेड द किंग एंड द कैथोलिक्स,
दूसरी पार्टी जो कैथोलिसिज्म को सपोर्ट कर रही थी और राजा के पक्ष में थी, तो ठीक है, राजा के पक्ष में थी और कैथोलिसिज्म के पक्ष में थी, वो टोरी कहलाए। तो ये आपको याद रखना, कैथोलिसिज्म और राजा के पक्ष में जो थे वो टोरी थे, और जो कैथोलिसिज्म के और राजा के अगेंस्ट में थे वो भाई विग थे। दो पार्टी बन गई इसी एज में। इन 1690 देयर वाज जैकोवाइट राइजिंग। अब आप देख रहे हैं 1690 में जैकोवाइट राइजिंग हो गई फिर से। जैकोवाइट राइजिंग का मतलब समझ रहे हैं, जैकोबाइट, जैकोबियन पीरियड, जेम्स के नाम पर। हाँ, तो जो जेम्स के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको फॉलो करने वाले जैकोबाइट राइजिंग आई। कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड, जो आयरलैंड के कैथोलिक्स थे, हु वर लेड बाई जेम्स सेकेंड, जो जेम्स सेकेंड के द्वारा लीड किए जा रहे थे, फॉट अगेंस्ट विलियम। तो फिर से भाई ये थोड़ा सा पावर में, अभी तो भाग गया था, फ्रांस ही भाग गया था, फिर इसका दामाद, रिलेटिव जो इसके भाई का दामाद था विलियम, वो आकर के बैठ गया, क्वीन मैरी का पति। तो ये जेम्स फर्स्ट, फिर इसने एक अपना जो है एक सेना तैयार कर ली, आयरलैंड चला गया, वहाँ के कैथोलिक्स को मिला लिया, ठीक है। तो उनका लीडर बन करके ये विलियम के अगेंस्ट में आ गया और विलियम के सोल्जर्स के अगेंस्ट में आ गया, एक युद्ध छेड़ दिया, एंड वर डिफीटेड। लेकिन ये फिर से हार गया, बन नहीं पाया जेम्स सेकेंड, ठीक है, विलियम से हार गया। तो इन 1662, अब फिर अभी तो हम उस एज को पूरा देख रहे हैं, 1660 में वो बैठा था, 1662 की बात है, कौन बैठा था? चार्ल्स सेकेंड, ठीक है। तो उसी समय पर एक रॉयल सोसाइटी बनी हुई थी। रॉयल सोसाइटी वॉज फाउंडेड टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देने के लिए एक रॉयल सोसाइटी कब बनी भाई? 1662 में। और आप जानते हैं सर आइजक न्यूटन, फेमस जो साइंटिस्ट है, ये इसका मेंबर था। तो मतलब किस पीरियड में? रेस्टोरेशन पीरियड में न्यूटन जो था वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए रॉयल सोसाइटी जो बनी थी उसका मेंबर था। इन 1695 देखते हैं, प्रेस वाज मेड फ्री। तो आपको याद है कि प्रेस पर जो है रुकावट कब लगाई गई थी? 1643, 1642 में, आपको याद रखना है, थिएटर्स बंद किए गए थे। 1643 में प्रेस के लिए एक रेगुलेशन लाया गया था और 1644 में एरियोपैजिटिका मिल्टन ने उसके अगेंस्ट में लिखा था। तो जो 1643 में प्रेस को बाउंड किया गया था, फिर से उसको कब फ्री किया गया? 1695 में, ठीक है। तो एवरीवन वाज गिवन लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिज और हिज व्यूज। फिर से सारे लोगों को स्वतंत्रता मिल गई कि भाई कोई भी व्यक्ति जो भी लिखना चाहता है, जो भी पब्लिश कराना चाहता है, वो पब्लिश करा सकता है। द विल ऑफ राइट्स वॉज अडॉप्टेड इन 1689, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विल ऑफ राइट्स जो है एक लाया गया 1689 में। इट कर्टेल्ड द मोनार्क्स पावर। इस बिल के द्वारा राजा के थोड़े अधिकार कम कर दिए गए और जो राजा की संसद होती थी, पार्लियामेंट, उसके थोड़े से अधिकार बढ़ा दिए गए। अब मेजर राइटर्स देख लेते हैं। इस एज का सबसे मेजर राइटर जॉन मिल्टन है। चूंकि आप जान रहे हैं जॉन मिल्टन इससे पहले कॉमनवेल्थ पीरियड में भी लिख रहा था, उससे पहले कैरोलिन पीरियड में भी लिख रहा था। कैरोलिन पीरियड में ही उसने कई इंपॉर्टेंट वर्क भी लिखे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जॉन मिल्टन के, वो किस एज में भाई? रेस्टोरेशन पीरियड में पब्लिश होते हैं। आप पढ़ क्या रहे हैं? न्यू क्लासिकल एज, जिसमें 3 पीरियड आते हैं। तो रेस्टोरेशन पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क आए जॉन मिल्टन। ही स्टार्टेड राइटिंग इन द प्रीवियस एज, पहले ही के एज में शुरू कर दिया था लिखना। रोट हिज ग्रेट इपिक्स इन दिस पीरियड, अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इपिक्स को इसी पीरियड में लिखा। ही रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय द लूजनेस ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में जो भी लूजनेस आई थी उसका प्रभाव मिल्टन पर नहीं पड़ा। पैराडाइज लॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कब आया? किस एज में भाई आया? रेस्टोरेशन पीरियड। किसमें? रेस्टोरेशन पीरियड में आया। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेस्टोरेशन पीरियड में 1667 एज पता होनी चाहिए। इनका ग्रेट इपिक आता है। 4 साल बाद 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड इन्होंने लिखा है। और एक इम्पॉर्टेंट वर्क इनका सैमसन एगोनिस्टस है,
ये भी 1671 में आता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट राइटर इस एज का रेस्टोरेशन पीरियड का था, सैमुअल बटलर भी था। इसका ह्यूडिब्रॉस 1663 एक सटायरिक वर्स है। इस पर क्वेश्चन बनता है जो ह्यूडिब्रॉस है वो किस प्रकार का वर्स है, किस प्रकार की कविता है, तो ये सटायरिक है भाई ह्यूडिब्रॉस। और यहीं से एक ह्यूडिब्रस्टिक स्टाइल भी निकलता है। सर्च ऑन गूगल व्हाट इज ह्यूडिब्रस्टिक स्टाइल, मैं पढ़ाऊंगा लिटरेरी टर्म्स में। तो ह्यूडिब्रस सैमुअल बटलर का आता है, ह्यूडिब्रस्टिक स्टाइल में लिखा गया। फिर उस एक और राइटर था जॉन बनियान, ठीक है। जॉन बनियान का फेमस वर्क हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एलिगोरिकल नॉवेल, एलिगोरिकल वर्क है, ठीक है। तो ये 1678 में आता है। प्रोज राइटर्स भी इधर थे, सबसे फेमस जॉन ड्राइडन है, इनका फेमस वर्क ऑल फॉर लव, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, 1778 है। इंडियन एम्परर किसका वर्क है, जॉन ड्राइडन का। एक वर्क के नाम, इनका नाम है औरंगजेब, 1675 में आया था। तो आपको इसकी डेट पता होनी चाहिए। और एब्सलॉम एकिटोफल की इंडियन, इसको भी इंडियन जो एम्परर है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 3 इम्पॉर्टेंट डेट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। एब्सलम एंड एकिटोफल 1681 में आया। मैक फेल्कनोई ये जो है 1682 में आता है। द एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसकी डेट कभी भी पूछी जा सकती है, 1668 में आता है। एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी पढ़ा होगा, बहुत सारे जो क्लास हैं उसमें पढ़ाया जाता है। जॉन लॉक भी लिख रहा था, इसका एक वर्क है एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। इधर विलियम वाइकरली जो है, इनका कंट्री वाइफ बहुत फेमस है। प्लेन डीलर भी कई बार पूछ लेते हैं, इनके राइटर का नाम और ये वर्क का नाम पता होना चाहिए। अब यहीं पर देखिए, इस एज में एक सबसे पहली लेडी राइटर उभर करके आती है जिसका नाम है अफ्रा बेन। ये बहन जी निकल करके आती हैं, कौन, अफ्रा बेन। तो भाई अफ्रा बेन जो हैं, इन्होंने लिखना शुरू किया। इससे पहले आप देख रहे हैं जो एलिजाबेथन पीरियड था, जैकोबियन पीरियड, वहाँ पर कोई भी लेडी राइटर निकल करके नहीं आया था। 1640 से 1640 में इनका जन्म है, 1689 तक की चलती हैं। तो अफ्रा बेन ने अपना लिखना शुरू किया और इनका वर्क क्या था, द रोवर रेस्टोरेशन कॉमेडी है। और ओरोनुको ये बहुत फेमस जो है प्रोज फिक्शन वर्क है, दोनों आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा चलते हैं, फिर विलियम कंग्रीव जी आते हैं। विलियम कंग्रीव का डबल डीलर, लव फॉर लव, ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, कंग्रीव का लव फॉर लव है। और द वे ऑफ द वर्ड मोस्ट फेमस है ना, कैसा नॉवेल है ये, नॉवेल ऑफ मैनर है ना। तो ये जो मैनर से संबंधित है, पूरा नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। द वे ऑफ द वर्ड, द वे ऑफ द वर्ड किसका वर्क है, ये विलियम कंग्रीव का मोस्ट फेमस वर्क है। इसको पढ़ाया जाता है बीए और एमए के क्लासेस में, और इसकी डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1700। जॉर्ज फॉर्खर भी लिख रहा था इस समय, रिक्रूटिंग ऑफिसर वर्क है। व्यूक्स स्ट्रैटेजम, ये भी इसका वर्क है। मेन लिटरेरी फीचर्स देख लेते हैं इस एज के। इमिटेशन ऑफ द एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स गिव्स राइज टू द न्यू क्लासिसिज्म। यहाँ पर ग्रीक राइटर्स और रोमन राइटर्स को लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, उनको इमिटेट करने लगे, कॉपी करने लगे, इसलिए न्यू क्लासिसिज्म आ गया, रोमांटिसिज्म ख़त्म हो गया। बहुत हाई लेवल की, मतलब एक बहुत ज़्यादा लोगों को टीचिंग शिक्षा, डिडैक्टिक वर्क्स लिखना शुरू कर दिया था, तो न्यू क्लासिसिज्म आ गया। प्योरिटन कंट्रोल लूजन एंड वेव ऑफ foppery and vulgarity shapes the creative works. Great English epics are written with proper elegance and grandeur. ये सारे जो हैं इसके important points हैं। Drama returns with the then French licentiousness and gaiety. ड्रामा की रुकावट हो गई थी कॉमनवेल्थ पीरियड में, ठीक है, तो फिर से ये वापस आ जाता है।
तो लेकिन जब ये वापस आता है तो एक गंदगी अपने साथ क्या, फ्रेंच लाइसेंसियसनेस लेकर के आता है, ल्यूडनेस लेके आता है, गेटी लेके आता है। इट लूजेज एलिजाबेथन सीरियसनेस एंड स्प्लेंडर। जो एलिजाबेथन इज का सीरियसनेस और जो स्प्लेंडर था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। ड्रामा उभर करके आता है रेस्टोरेशन पीरियड में फ्रेंच लाइसेंसियसनेस के साथ में। कमेडी ऑफ मैनर, हाँ देखिए आया, कमेडी ऑफ मैनर्स एंड हीरोइक ट्रेजेडी बिकेम मेजर ड्रामेटिक जॉनर्स। तो यहाँ पर कमेडी ऑफ मैनर लिखा जाना शुरू कर दिया। हीरोइक ट्रेजेडी ये मेन जानराज थे इस समय पर जो सबसे ज़्यादा लिखे गए। ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट क्लासिकल टेक्स्ट स्टार्ट्स अपीयरिंग, बड़े बड़े जो क्लासिकल टेक्स्ट थे उनका ट्रांसलेशन होने लगा। सटायरिकल वर्स भी आ गए थे, ये पॉपुलर हो गए। लिटरेचर ऑफ टू एक्सट्रीम कोएक्सिस्ट, दो तरीके का लिटरेचर आपको मिलता है, एक तो ग्रेट एपिक्स लाइक पैराडाइज लॉस्ट एंड द मॉरल विजडम लाइक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना। तो एक तो मॉरल ग्रेट एपिक्स जैसे पैराडाइज लॉस्ट हो गया, और मॉरल से या मॉरल विजडम से रिलेटेड पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये वर्क हो गए, ये लिखे जा रहे थे। इसी समय पर सेंसुअल कॉमेडीज़ भी आ गई थी, जैसे द कंट्री वाइफ है ना, सेंसुअल कॉमेडी है, लाइसेंसनेस थोड़ा सा देखने को मिलती है, ये भी आ गया था। तो ये था आपका रेस्टोरेशन पीरियड। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं ऑगस्टन पीरियड। तो मैंने जैसा कि कहा था ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए इस वाले पार्ट को अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।